नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ब्लड में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब में। उसमें जो पॉइंट्स हैं उसके बाद आगे कंटिन्यू वाले पॉइंट्स हैं, मतलब उसमें जो पॉइंट्स हैं उसके बाद जो पॉइंट्स बचे थे ब्लड में गवर्नमेंट जॉब को लेके, पीएससी को लेके, यूपीएससी को लेके, एआईपीजीटी को लेके, तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, जो पॉइंट्स बनते हैं ब्लड से, उसको अपन लोग कवर कर रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो अपन लोग देख रहे हैं, ठीक। इसमें पहला पॉइंट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर डराइव्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। ये क्वेश्चंस कई बार आया है कि जो प्लेटलेट्स हैं डेराइव कहाँ से होती हैं। सेल का नाम है मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती हैं, उससे डेराइव होती हैं। एंड पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर, मतलब न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं जिनके पास ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं। एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फॉर्म्ड ओनली इन बोन मैरो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये भी कई बार आया है कि जो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट हैं वो कहाँ फॉर्म होती हैं, ओनली हमें बोन मैरो में फॉर्म्ड होती हैं, ठीक। आगे बात करते हैं लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। लिम्फोसाइट्स मतलब टी सेल, बी सेल की बात कर रहे हैं। एंड प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं एक्टिव बी सेल्स को ही प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं एंड प्लाज्मा सेल्स हैं आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स एंड लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड इन गट। गट मतलब जो जीआईटी के, जो हमारे जो हमारे इंटेस्टाइन के या जीआईटी के जो लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं वहाँ फॉर्म होते हैं, या टॉन्सिल्स जो हमारे होते हैं थ्रोट में वहाँ होते हैं, थाइमस एक ग्लैंड होती है वहाँ होते हैं, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, यहाँ से लिम्फोसाइट्स, टी सेल या बी सेल जिसे हम बोलेंगे लिम्फोसाइट्स, एंड जो है एग्जैक्टली प्लाज्मा सेल्स जो है यहाँ से फॉर्म होती है, ठीक। आगे बात करेंगे डायपेडियसिस। डायपेडियसिस जो है एग्जैक्टली न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स का जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, यहाँ से टिश्यू में मूव होना, ठीक है, टिश्यू से मूव होना एग्जिबिटेड बाय, ठीक है, एग्जैक्टली न्यूट्रोफिल। और जो मोनोसाइट है वो आपके जो ब्लड स्ट्रीम से निकल के टिश्यू में जब आ जाती है, मोनोसाइट और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं जब ये ब्लड स्ट्रीम से मतलब ब्लड वेसल्स की वॉल को क्रॉस करके जब कहाँ पे आती हैं, आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आती हैं, टिश्यू में आती हैं, कॉल्ड डायपेडियसिस। तो डायपेडियसिस में न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो होती है वेरी कॉमनली क्या होती, मूव होती है। जब भी डायपेडियसिस की बात करेंगे दैट मीन्स क्या हो गया, जो आपका जो ब्लड सेल्स है स्पेसिफिक न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो है मूव करके कहाँ पर आती हैं, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आती हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। ड्यूरिंग हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको किल करने के लिए वो बाहर आती हैं, और जिस प्रोसेस से बाहर आती है उसे हम बोलते हैं डायपेडियसिस, ठीक। आगे बात करेंगे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज जो है इस फेगोसाइटोस, कौन सी सेल होती हैं या क्या करती हैं, वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं। जब भी हम बात करेंगे फेगोसाइटोसिस, इसका मतलब है न्यूट्रोफिल सेल फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है, मोनोसाइट करती है एंड मैक्रोफेज करती है। जब भी तीनों सेल की बात करेंगे तो ये करती हैं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करके बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करती हैं। तो जब भी हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस मतलब न्यूट्रोफिल याद आना चाहिए, मोनोसाइट नाम आना चाहिए और मैक्रोफेज। आगे बात करेंगे कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस वेरी इफेक्टिव अप टू 100 माइक्रोन अवे फ्रॉम इन्फ्लेम्ड टिश्यूज। इन्फ्लेम्ड टिश्यूज क्या है, ये जो कीमोटैक्सिस एक एजेंट होते हैं, कीमोटैक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिनका काम होता है न्यूट्रोफिल्स को कहाँ बुलाना, इन्फ्लेम्ड टिश्यू में। एग्जैक्टली क्या होता है, जहाँ भी आपका इन्फेक्शन होगा उस एरिया में इन्फ्लामेशन होगा, तो उस एरिया के टिश्यू को हम बोलेंगे इन्फ्लेम्ड टिश्यू बोलेंगे। अब उस एरिया में इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ बैक्टीरिया है, वहाँ वायरस है, वहाँ फंगस है या माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो उस वहाँ घुसने के बाद, वो एंटर करने के बाद वहाँ क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। उसे किल करने के लिए क्या होगा, वहाँ हमें न्यूट्रोफिल को बुलाना पड़ेगा।
तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो तभी आते हैं क्योंकि वहाँ से एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्टिक एजेंट होते हैं या कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्फ्लेम्ड टिश्यू जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और जो न्यूट्रोफिल्स को क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो कीमोटैक्सिस इज अ वेरी इफेक्टिव अप टू 100 माइक्रोन अवे फ्रॉम इन्फ्लेम्ड टिश्यू, मतलब 100 माइक्रोन की दूरी तक, और 100 माइक्रोन की जो है अवे फ्रॉम 100 माइक्रोन, वहाँ से भी क्या होते हैं, वेरी इफेक्टिव होते हैं। ठीक, ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे बात करेंगे, न्यूट्रोफिल फेगोसाइज्ड 5 to 20 बैक्टीरिया, अंडरलाइन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, कि जब भी न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस करता है तो वो 5 से 20 बैक्टीरिया को फेगोसाइट कर सकता है, 5 to 20 बैक्टीरिया को फेगोसाइट करता है। लेकिन जब मैक्रोफेज फेगोसाइट करता है तो अबाउट 100 बैक्टीरिया को करता है। जब भी हम बात करेंगे, मैक्रोफेज यदि फेगोसाइटोसिस कर रहा है तो क्या करेगा, वो 100 बैक्टीरिया को करेगा, एंड जो न्यूट्रोफिल है वो क्या करेगा, 5 से 20 बैक्टीरिया को फेगोसाइट करेगा। आगे बात करेंगे, टिश्यू मैक्रोफेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमनली आता है क्वेश्चन पेपर, कैसा भी हो, हार्ड हो या मतलब ज़्यादा हार्ड ना हो, टफ भी हो, सब में एक यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। ठीक, तो टिश्यू मैक्रोफेज, आपको बता दूं टिश्यू मैक्रोफेज क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोफेज भी मोनोसाइट ही होती है, लेकिन ऐसी मोनोसाइट्स जो टिश्यू में जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं, वहाँ रहना चालू कर देती हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट नहीं होती, टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाती हैं। वहाँ पर वो जो आपकी मोनोसाइट जाके जो टिश्यू में स्टोर हो गई हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। और ये जो मैक्रोफेज है, जब वो लीवर की सेल में या लीवर सेल्स में जाके जमा हो जाएगा, लीवर टिश्यू में हो जाएगा, तो उस मैक्रोफेज का नाम हो जाएगा, मैक्रोफेज तो होंगे लेकिन उसका नाम क्या होगा, कुफर सेल्स। क्या नाम होगा, कुफर सेल्स। जो लीवर की जो कुफर सेल्स हैं वो एग्जैक्टली क्या है, मैक्रोफेज हैं। और मैक्रोफेज का काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फेगोसाइट करके किल करने के लिए, मतलब लीवर को बचाने के लिए वहाँ ऑलरेडी टिश्यू प्रेजेंट, मतलब सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है मैक्रोफेज, लेकिन उस मैक्रोफेज का नाम हो गया वहाँ पर कुफर सेल। ऐसी बात करेंगे, लिम्फ नोड्स में भी मैक्रोफेज होते हैं, स्प्लीन में भी होते हैं, बोन मैरो में भी होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं रेटिकुलम सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिकुलम सेल्स बोलते हैं। जो मैक्रोफेज लिम्फ नोड में है, स्प्लीन में है, बोन मैरो में है, उसका नाम होता है रेटिकुलम सेल्स। क्या नाम होता है, रेटिकुलम सेल्स। आगे बात करेंगे, एल्वुलाई, लंग्स के एल्वुलाई में जो मैक्रोफेज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वुलर मैक्रोफेज बोलते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे, सब क्यूटेनियस टिश्यू में जो मैक्रोफेज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू हिस्टोसाइट्स या क्लास्मोसाइट्स। क्या बोलते हैं, टिश्यू हिस्टोसाइट्स बोलेंगे या क्लास्मोसाइट्स, CLASMO, क्लास्मोसाइट्स। ठीक है, क्लास्मोसाइट्स बोलेंगे या हिस्टोसाइट्स बोलेंगे, जो आपके कहाँ पर होंगे, सब क्यूटेनियस टिश्यूज में होती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, जो ब्रेन में होती हैं, जो ब्रेन में जो मैक्रोफेजेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोजीलियल सेल ही बोलेंगे या माइक्रोजीलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माइक्रोजीलिया मीन्स मैक्रोफेज। कहाँ की मैक्रोफेज, ब्रेन या CNS की मैक्रोफेज। किडनी में जो मैक्रोफेज होती है उनका नाम होता है मिजेंजियल सेल्स। उसे हम क्या बोलते हैं, मिजेंजियल सेल्स बोलते हैं, MESENTIAL, मिजेंजियल सेल्स हम बोलते हैं। बोन में जो सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं, हम उन्हें बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। बोन में जो बोन मैरो की बात नहीं कर रहा, बोन में जो होती हैं मैक्रोफेज में बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। स्किन में जो होती है उन्हें हम बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। जो स्किन की जो मैक्रोफेजेस होती हैं उसे हम बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स। एंड
इन्फ्लामेटरी सेल्स, इसका एक और नाम होता है, मतलब हम मैक्रोफेज जो है जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है, जहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, और वहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होंगी उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी सेल्स बोलेंगे, मैक्रोफेज बोलेंगे। लेकिन जो मैक्रोफेजेस होती हैं जो टिश्यू में जाके स्टोर हो जाती हैं, जो मोनोसाइट ब्लड से सर्कुलेट होते हुए कहाँ पहुँचती, टिश्यू में पहुँचती हैं और वहाँ स्टोर हो जाती हैं, हम उन्हें बोलने लगते हैं मैक्रोफेज। और हर टिश्यू में जो मैक्रोफेज होगा उनका अलग अलग नाम होता है, इसलिए आपको एग्जाम में आती हैं। ठीक, आगे बात करेंगे कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, नाम सुना होगा आपने, जो आपकी हेमेटोपोइसिस प्रोसेस होती है, जहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फॉर्म होती हैं बोन मैरो में। वहाँ पर क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग या कॉलोनी मतलब सेल को बनाने के लिए हमें स्टिमुलेटिंग फैक्टर चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग या कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स बोन मैरो के फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन बोन मैरो में, न्यूट्रोफिल्स को बनाने के लिए, बोन मैरो में न्यूट्रोफिल्स को बनाने के लिए कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं। और ये जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो होता है किसके लिए होता है, बोन मैरो में न्यूट्रोफिल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होता है वो प्रोड्यूस होता है मैक्रोफेज ऑफ बोन मैरो, जो बोन मैरो की जो मैक्रोफेज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। बोन मैरो की जो मैक्रोफेज होती हैं उसका नाम मैंने आपको बताया था अभी, रेटिकुलम सेल्स बोलते हैं मैक्रोफेज को। और वो मैक्रोफेज क्या होती है, वो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज करती है न्यूट्रोफिल्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स किसके लिए होता है, न्यूट्रोफिल के लिए होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मैक्रोफेज से होता है, किसके, बोन मैरो के। आगे बात करेंगे जो पस होता है, आप देखते होंगे पीले रंग का पस बन जाता है पिंपल्स में, कहीं भी बॉडी में पस बन जाता है, उस पस में क्या होता है, डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डेड मरे हुए न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, डेड मैक्रोफेज होते हैं, डेड मैक्रोफेज होते हैं, या हम बोलेंगे मैक्रोफेज होते हैं, एंड नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। डेड न्यूट्रोफिल होंगे, मैक्रोफेज होंगे, एंड वहाँ पर क्या होंगे, नेक्रोज्ड मतलब सड़े हुए टिश्यूज हमको वहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर, पस में। ठीक, आगे बात करेंगे इओसिनोफिल जो होती हैं डब्ल्यूबीसी एक प्रकार की, ये हेल्प करती हैं ओल्ड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड क्लॉट को डिसॉल्व, जो बहुत पुराना क्लॉट है उसको डिसॉल्व करना है, उसे घोलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इओसिनोफिल्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या प्रोड्यूस करके, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन या फिब्रिनोलाइसिन जो आप प्रोनाउंस कर दें, फिब्रिनोलाइसिन या फाइब्रिनोलाइसिन एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को रिलीज करती है इओसिनोफिल्स, और वो क्या करेगी, जो ओल्ड क्लॉट है, पुराना क्लॉट है, उसे डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे बात करेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है, लेने वाला, जो ब्लड लेने वाला जो होता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ, वो होता है क्या, ओ होता है, फिर से याद कर लें, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो ए बी है, और यूनिवर्सल डोनर देने वाला जो है, यूनिवर्सल डोनर वाला हम ब्लड ग्रुप ओ को मानते हैं, और लेने वाला जो होता है वो ए बी होता है, ठीक है। कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ होता है, सबसे कॉमनेस्ट जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ओ होता है, एग्जाम में आएगा तो आपको ओ सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस में फाउंड इन सलाइवा, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि जो ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस होते हैं वो हमको सलाइवा में मिलते हैं, तो मे बी फाउंड इन सलाइवा, आपके आरबीसी में तो होंगे, और उसके एक्स्ट्रा कहाँ हो सकते हैं, ये आपके सलाइवा में हो सकते हैं। आगे बात करेंगे हेप्टोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है, हेप्टोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है जो क्या करता है, फ्री हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए। आपका हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन यदि आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन में रप्चर हो जाए तो रप्चर हो जाएगी तो वहाँ से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा,
और वो हीमोग्लोबिन को कैरी करके उसके जो टारगेट पार्ट है वहाँ पहुँचाने के लिए, उसे कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए ब्लड में एक स्पेसिफिक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हेप्टोग्लोबिन। तो हेप्टोग्लोबिन क्या है? हेप्टोग्लोबिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो फ्री हीमोग्लोबिन को ले जाने का काम करता है, आरबीसी को नहीं। आरबीसी से जब हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा, उस फ्री हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फ्री हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीकोगुलेंट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन कौन सा है? सिट्रेट। क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे कॉमन टाइप का एंटीकोगुलेंट यूज होता है। कौन सा होता है? सिट्रेट सॉल्ट। सिट्रेट सॉल्ट जो होते हैं वो सबसे कॉमनेस्ट एंटीकोगुलेंट, मतलब ब्लड को क्लॉट होने से रोकने वाले होते हैं, सबसे कॉमनली यूज होते हैं ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कराने में। सिट्रेट सल्फ कौन सा है? सिट्रेट सल्फ सॉल्ट, सिट्रेट सॉल्ट बोलेंगे जो ट्रांसफ्यूजन में होते हैं, ठीक है। Earliest feature of iron deficiency anemia is decreased serum ferritin. अर्लीस्ट सबसे अर्लीस्ट जो साइन हो, सॉरी, अर्लीस्ट जो आपका फीचर होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, वो कौन सा होता है? अब बात करेंगे डिक्रीज सीरम फेरेटिन। फेरेटिन क्या है? एक आयरन का स्टोरेज फॉर्म होता है, लेकिन जब उसका लेवल कम हो जाएगा तो एग्जैक्टली क्या होगा? सीरम फेरेटिन लेवल डाउन होगा। दैट इज द अर्लीस्ट फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अर्लीस्ट फीचर होता है, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके गवर्नमेंट जॉब में आते ही हैं। मैक्रोफेज वाला तो बहुत कॉमनली आता है, आप देखेंगे जितने बार में देखेंगे हर बार ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके मॉडर्न में मतलब फिजियोलॉजी में आ सकता है, माइक्रोपैथोलॉजी में आ सकता है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आ सकता है, कहीं भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के व्यू से, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप देख लें। ये सेकंड वीडियो है, उसमें जो पॉइंट छूट गए थे या उसमें जो पॉइंट कवर नहीं हुए थे वो पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर कवर किया है ब्लड में।